बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स का। उसमें हमने स्टडी किया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री की किस ब्रांच को कहते हैं, जिसमें हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं और फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिस पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। तो और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने तफसील डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को तफसील के साथ कि इसका जो क्वेश्चन बनता है कि इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और इससे जो रिजल्ट्स आप जो है वो फाइंड करते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करें। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये रिवाइज करते हैं। पहले थोड़ा सा हमने पढ़ा था, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, जो भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसके ज़्यादा या कम करने से रिएक्शन की स्पीड में चेंज ना आए, ऐसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन पे हम डायरेक्ट चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए, इसमें रिएक्टेंट्स हैं और ये पी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब टाइम ज़ीरो था, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए थी और उस वक्त प्रोडक्ट्स क्या थे, यकीनन ज़ीरो उस वक्त प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम टी, रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट एक्स जो है वो बेटा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई, तो पीछे जो अमाउंट रह जाएगी वो कितनी होगी, टोटल हमारे पास ये ए थी, ए में से एक्स प्रोडक्ट में चलेगी, पीछे रहेगी ए माइनस एक्स, और जो प्रोडक्ट में ज़ीरो थी तो उसमें इजाफा हो गया एक्स का, तो ए माइनस एक्स है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए, और जो प्रोडक्ट है वो एक्स जो है वो बन चुकी है। अब इसका हम रेट इक्वेशन लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर यहाँ फर्स्ट हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ, यहाँ फर्स्ट होता तो फर्स्ट ऑर्डर होता, यहाँ टू होता तो सेकंड ऑर्डर, यहाँ थ्री होता तो थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे चूंकि जीरो ऑर्डर है तो यहाँ ऊपर जीरो लिखेंगे। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ए वैसे आ गया, पावर जीरो आ गई। अब ए की जो रिमेनिंग अमाउंट है एट टाइम टी वो कितनी है, ए माइनस एक्स, पावर ऐसे जीरो आती जाएगी। अब बेटा हमें पता है, एज वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ एक्स क्या है, चेंज अमाउंट, तो डी एक्स का मतलब होगा चेंज इन एक्स, ओवर टी डी टी का मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर करें तो डी एक्स ओवर डी टी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है। तो ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। तो क्वेश्चन वन बिकम्स डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर जीरो। अब a माइनस एक्स की पावर जीरो जो बेटा होती है, तो जीरो जिसकी भी पावर हो तो आंसर क्या होता है, वन। तो यहाँ ये सारा फैक्टर वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है। तो ये जो इक्वेशन टू है इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंशियल क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन आपको पता है, हमने पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द अदर, यानी कि चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये डिफरेंशियल है, स्मॉल डिफरेंशियल है जो कि के बराबर है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम मजीद आगे इंटीग्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो हम डिस्कस करें बेटा, ये जो स्टेप्स हम बेसिक से लेके चल रहे हैं जीरो ऑर्डर से, बेशक पेपर में ये नहीं आता लेकिन ये बेस बनाना ज़रूरी है। अगले टॉपिक्स आपके लिए आसान होते जाएंगे, क्योंकि जो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो मैथमेटिकल स्टेप्स की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा, वही सीक्वेंस बेटा आप फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा, वही सीक्वेंस सेकंड ऑर्डर में भी आएगा, वही सीक्वेंस थर्ड ऑर्डर में भी आएगा। जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है क्वेश्चन का, यहाँ जीरो की बजाय फर्स्ट आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन हो जाएगी, यहाँ वन वन वन, यहाँ भी वन, तो ये सीक्वेंस वही चलेगा। अब ये जो स्टेप समझने लगे ये भी समझ लें, हर इक्वेशन में आना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू। अब ये क्वेश्चन नंबर टू देखें तो ये x वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो दोनों एक ही साइड पे मौजूद है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जरूरी है कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हों, सेपरेट हों। तो यहाँ हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं, dt को इधर ले जाएंगे, x को उधर जाने देंगे, तो dx इधर आ गया, dt उधर चला गया। ये चूंकि कांस्टेंट है, मैंने आपको मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वो आपको आना ज़रूरी है।
उसके तकरीबन 9 से 10 लेक्चर हैं बेटा, 10-10 15-15 मिनट्स के। उसमें मैंने इंटीग्रेशन के सारे रूल्स, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स समझाए हुए हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वो भी अगर आपको टाइम मिले तो वो भी आप अंडरस्टैंड करें। जब वो अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि के कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखेंगे हमेशा, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन भी नहीं होती कांस्टेंट की, तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो वेरिएबल की हम करेंगे। तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे के कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया, डी टी हमने इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख लिया है। अब अगले स्टेप में देखें। अब अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि मैं आपको डायरेक्ट समझा देता कि ये डी इस इंटीग्रेशन से कट जाता है तो आंसर क्या आया, एक्स। तो ये हम डायरेक्ट इधर आ जाते। इस तरह यहाँ पे भी डी इस इंटीग्रेशन साइन से कट गया तो ये टी डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, के साथ। लेकिन ये है आम बंदे को समझाने के लिए जिसको मैथ नहीं आता, आप बायो के स्टूडेंट को समझाने के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले आपको समझाया, बाद में बेशक हम ऐसे ही करें डायरेक्ट, लेकिन पहली दफ़ा समझना ज़रूरी है। जबकि मैंने इंटीग्रेशन में सारा समझा चुका हूँ कि यहाँ चूंकि dx के साथ कोई चीज़ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं बेटा। 1 किसी के साथ भी आप लिख सकते हैं। इधर भी मैंने 1 लिख लिया, इसमें भी किसी को कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, 1 लिखने के बाद हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 1 की लिख लें, एक्स की पावर 0 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर भी इसी तरह 1 है तो टी की पावर 0 लिखने को फ़र्क पड़ेगा। टी की 0 का भी 1 होता है तो 1 की जगह टी की पावर 0 लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों किया है, ताकि आपको समझा सकूं कि ये dx की जब भी इंटीग्रेशन करें तो आंसर x आता है। कैसे आता है, तो ये हम आपको आसानी के लिए ये कह देते हैं कि ये इससे कट गया है। ऐसा नहीं होता बेटा, ये कैसे होता है, ये x की पावर 0। अब इंटीग्रेशन का क्या रूल है कि पावर में बेटा 1 जमा कर देंगे और जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने सारे रूल समझाए हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे जाके वहाँ पे, तो आपको मिलेगा। पावर जो भी हो उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो पावर 0 + 1 किया, नीचे भी 0 + 1 आ गया। सेम इस तरह यहाँ पे भी टी की पावर 0 में +1 किया, उसी से नीचे डिवाइड किया। तो आंसर एक्स की पावर 0 + 1 करेंगे तो बेटा क्या आएगा, एक्स की पावर 1। और नीचे 0 + 1 का मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर एक्स की पावर 1 एक्स आंसर आ गया। इस तरह यहाँ पे भी k × टी की पावर 0 + 1 1 ही होता है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, मैंने नहीं लिखा। नीचे 0 + 1 1 आएगा, लिखना जरूरी नहीं है, मैंने नहीं लिखा। अब दूसरा साथ क्या है प्लस, देखें इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आता है। ये मैं इंटीग्रेशन में सारा समझा चुका हूँ। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल, जहाँ हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब यहाँ लिमिट लगी होती है 0 to a या -∞ से +∞, तो फिर हम सी नहीं लगाते, हम डायरेक्ट लिमिट्स लगाते हैं। यहाँ चूंकि लिमिट्स की हमने बात नहीं की, इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें हम सी कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी मैं उस टॉपिक में समझा चुका हूँ, इसलिए वो मैथ आना ज़रूरी है आपको। एमएससी में अगर आप पढ़ रहे हैं, 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने यकीनन सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, तो एक्स आ गया। आप बेसिकली डायरेक्ट लिखते हैं बेशक यहाँ पे एक्स, और यहाँ से टी डायरेक्ट लिखते हैं, k × t बस डायरेक्ट लिखें +c। लेकिन मैंने ये 3 स्टेप बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए समझाए हैं कि उनको मैथ का समझ आनी चाहिए। अगर मैथ समझ नहीं आएगी तो आगे वाली डेरिवेशन लंबी लंबी आप जगह जगह पे रुक जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप पूरी डेरिवेशन गलत, एक स्टेप गलत तो पूरी इक्वेशन गलत। तो इसलिए मैथ को थोड़ा सा समझ लें तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको मैथ आता होगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अब अगला स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं x = kt + c। इस इक्वेशन में बेटा क्या होता है, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। तो इस c की वैल्यू हमने बेटा फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड करनी होती है, बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या थी, देखो जरा, जब बेटा t 0 था, जब t 0 था उस वक्त x क्या था, देखो 0, यानी कि प्रोडक्ट 0 थी ना उस वक्त। तो जब t 0 है, x 0 है, इन दोनों वैल्यूज को बेटा इस क्वेश्चन में पुट करो। पुट व्हेन t = 0 x 0 0 इन इक्वेशन 3 पुट करो। जब देखो t 0 है तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, x 0 तो ये भी 0, तो 0 = k × t 0 + c। तो इस क्वेश्चन में t की वैल्यू 0 पुट की, इसकी वैल्यू 0 पुट की, तो आंसर c का क्या आ गया, 0। इसका मतलब c भी 0 होगा। इसी c की वैल्यू दोबारा बेटा इसी क्वेश्चन में पुट कर दें, तो यहाँ c पुट करेंगे तो x = kt आ जाएगा। सिंपल। क्या किया बेटा, हमने c की वैल्यू कैसे फाइंड की, जब t 0 होगा तो x भी 0 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमने बेटा इस क्वेश्चन में पुट की, तो c की वैल्यू 0 आई, फिर उसी c की वैल्यू को दोबारा इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया x = kt + 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x = kt आ गया बेटा। तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये
पेपर में आता है ड्राइव करने के लिए। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं 7-8, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या डिफाइन करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखें तो बच्चे समझते हैं कि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस याद रखें, जो अब एमएससी में आ जाते हैं तो बीएससी का सिलेबस भी सिलेबस का हिस्सा होता है, कोई भी चीज़ वो सिलेबस में से पूछ सकता है, इसलिए बेस समझना ज़रूरी है। अब इस इक्वेशन से हम जो है बेटा क्या रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ए फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए इसको आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में होती है, जो कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा। अगर तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो मैथमेटिक्स में, एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे है, एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स में आप चेंज करते हैं तो वाई भी चेंज होता है, एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई भी बढ़ता है, तो इनको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट रिलेशन। जैसे आप चार्ल्स लॉ में पढ़ते हैं कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x का मतलब है अगर आप x बढ़ाते जाएंगे तो y भी बढ़ता जाएगा, तो इनमें स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करें तो कांस्टेंट आता है, उसको हम कहते हैं स्लोप। ये स्लोप होती है बेटा, इसको हम कहते हैं m। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx। क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों कहते हैं कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो और उसकी जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ओरिजिन में से पास करे। ओरिजिन में से पास करने का क्या मतलब है, जब एक वेरिएबल x 0 होगा तो y भी 0 होगा, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। जैसे यहाँ पे मैं कह सकूँ आपको कि जब t 0 होगा तो ए जो है x भी 0 होगा, जब t 0 है तो x भी 0 है ना, तो ये भी इसका मतलब ओरिजिन ही होगा, जिसमें एक वेरिएबल t 0 तो x भी 0, t में एक वेरिएबल है 0 है तो x भी दूसरा वेरिएबल है वो भी 0 है। तो यहाँ देखें ये t जब 0 होगा तो x भी 0 होगा, x जब 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं मैथ में, तो मैथ में हम करते हैं कोई भी दो वेरिएबल, तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल कौन से हैं, टाइम और x कंसंट्रेशन। तो टाइम बढ़ता जाएगा तो x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। देखें अगर टाइम 0 है तो x 0 था, जब टाइम 10 सेकंड गुजर गए हैं तो x फर्ज करें 2 मोल्स बन गए हैं, 20 सेकंड बाद वो 4 मोल्स बन गए हैं, 30 सेकंड बाद वो 6 मोल्स बन गया है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है तो x भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या रिलेशन हुआ, स्ट्रेट डायरेक्ट रिलेशन हुआ, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब t जब 0 x भी 0 है तो ओरिजिनल से भी पास कर रहा है, तो दीज आर टू सेम इक्वेशंस, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया तो यहाँ m आता है, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो k कांस्टेंट है। तो इसलिए बेटा याद रख लें कि हमारे पास ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू रीजन, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू रीजन। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ हमने y लिया था, y की जगह यहाँ क्या ले लेंगे x, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा t, और यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा k। तो यहाँ m क्या था स्लोप, यहाँ k भी क्या होगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब चेंज, ये जो है ना बेसिकली dx ओवर dt, ये याद रखिए ये स्लोप ही है। ये स्लोप बेसिकली क्या होती है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा ही होती है। क्या होती है बेटा, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेसिकली ट्राइंगल बनाई है ना, आप देख रहे हैं ये जो ये dx है और ये क्या है साहब dt, तो dx ओवर dt ये टेंजेंट थीटा होता है और इसी को स्लोप कहते हैं। और ये किसके बराबर है बेटा, k के बराबर है, वेयर k इज स्लोप। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो स्लोप की है। उस दूसरी बात इससे क्या पता चलती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा। दूसरी बात है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन को देखें, यहाँ से k के यूनिट निकालें, t को तो जाकर डिवाइड कर दें, तो x क्या होता है कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके यूनिट होते हैं टाइम का पर सेकंड होता है, तो नीचे सेकंड ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा सेकंड जो है वो, तो कंसंट्रेशन यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो पर डेसीमीटर क्यूब हम लिखते हैं डेसीमीटर -3 हो जाएगा। और जो पर सेकंड है आप देख सकते हैं, चूंकि सेकंड ने नीचे आना था ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेकंड, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये k के यूनिट है। इस k के यूनिट से हमें क्या पता चल सकता है, कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूनिट्स ऑफ k, कैसे, एंड इज 0 इन दिस केस। क्या मतलब, अगर आपको ये यूनिट बता दिए जाए कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है, k की वैल्यू ये है, तो आप फौरन बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा होगा, 0 ऑर्डर होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ k, यूनिट्स ऑफ k से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वैल्यू से कि ये रिएक्शन क्या होगा बेटा 0 ऑर्डर होगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि हाफ लाइफ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। तो बेटा हाफ लाइफ होती है क्या, आपको पता है हाफ लाइफ होती है कि वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन
हाफ हो जाती है, या ये कह सकते हैं रिएक्टेंट्स की हाफ अमाउंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स का हाफ हो जाते हैं, ऐसे टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब यानी कि एक्स जो है ये प्रोडक्ट है, एक्स जो है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी ए बेटा, ए का हाफ जब एक्स हो जाएगा उस टाइम को हम बेटा क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि यही क्वेश्चन का टी बेटा हाफ लाइफ कहलाएगा जब इस एक्स की वैल्यू a/2 हो जाएगी। क्या मतलब, हाफ हो जाएगी, ठीक है, रिएक्टेंट्स का हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है वहाँ जहाँ x है वहाँ a/2 जब पुट करेंगे तो वो जो टाइम होगा वो हाफ लाइफ कहलाएगा। तो x की जगह यहाँ पुट करते हैं बेटा a/2, तो वो जो टाइम होगा वो हाफ लाइफ बन जाएगा। तो इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये k नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो हाफ लाइफ का क्या रिलेशन बना a के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 2 के कांस्टेंट और इक्वालिटी, कांस्टेंट और इक्वालिटी बेटा किस में चेंज होती है, प्रोपोर्शनलिटी साइन में। तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये बेटा सिंपल सी जो सारे थे इसकी रिजल्ट्स, इस रिजल्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, खाली ये वो कह सकता है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है जीरो ऑर्डर की उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करें, तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स आपने कोट करनी है, वो बस देखते हैं अभी बेटा। ये एग्जांपल्स है, लास्ट पे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। रिएक्शंस विच आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, ये जीरो ऑर्डर होते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, क्लोरोफिल सिंथेसिस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ये रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, लाइट पे डिपेंड करता है। रात के वक्त देखें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो होते हैं हवा में, मॉइस्चर भी होता है कार्बन, लेकिन लाइट नहीं होती, रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होती। इस तरह हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लाइट की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करवाते हैं HCl, तो ये भी जो है वो जीरो ऑर्डर होगा। और 2HI जब रिएक्शन करवाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, H2 + I2 बनेगा, ये भी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये बेटा सिंपल सा इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा लेक्चर था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसकी तफसील समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आती है, और ये सीक्वेंस समझना ज़रूरी था। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर देखें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं जी थर्ड ऑर्डर सिलेबस शुरू होता है, बेटा जब तक बेसिक्स मैं नहीं करवा लेता तो मैं थर्ड ऑर्डर आपको कभी भी नहीं समझा सकता, इसलिए सारा ये समझना ज़रूरी है। इस लेक्चर को सुने, प्रैक्टिस करें, लिखें इसको। मैं जब आपको लेक्चर तैयार करता हूँ तो बुक्स को कंसल्ट करता हूँ, यूट्यूब पे स्टडी करता हूँ, गूगल पे स्टडी करता हूँ, फिर जाके एक लेक्चर तैयार करता हूँ आपके लिए। आपने पेपर देने हैं, तो आपने पेपर देने गए तो आप इसे लेक्चर पढ़ने का टाइम अगर आपके पास नहीं है तो फिर आ रहा है अच्छी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग नहीं हो सकती। लेक्चर को नोट करें, 2 से 3 दफ़ा जब तक नहीं लिखेंगे इस बेसिक चीज़ों को, तो आगे वाली मुश्किल चीज़ें आपको मुश्किल से मुश्किल लगती जाएंगी। इसलिए वो आपको आसान लगे, इसलिए बेस बनाना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ों का आना ज़रूरी है। इसलिए जो है इस लेक्चर को आप लाजमी प्रैक्टिस ज़रूर करें, बेसिक चीज़ें समझ के उसको छोड़ना नहीं है, फिर नहीं तो अगली समझ नहीं आएगी। दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेहनत करके लेक्चर आपको समझाया गया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट्स बेटा ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।